बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और मैं आज आपको जेलम शहर से लेके जा रहा हूँ टिल्ला जोगियाँ। जेलम शहर से दो रास्ते जाते हैं टिल्ला जोगियाँ। एक ये रास्ता है पिंड दादन खान वाला और एक जेलम से जाना पड़ता है दीना और दीना से रोहतास और रोहतास की बैक साइड से रास्ता जो है वो जाता है टिल्ला जोगियाँ। नाज़रीन, जेलम शहर से जब आप निकलते हैं SPD खान रोड पे तो ये माजी में एक बहुत बड़ा कस था या बरसाती नाला समझ लें, उसके ऊपर आप पुल बना दिया गया और इस पुल से आगे हमने जाना है सिंघोई तक। और अगर आप जेलम शहर से रास्ता दीना जाना चाहते हैं तो वो GT रोड पे आप सफ़र करेंगे और GT रोड से आप दीना पहुंच के उल्टे हाथ पे रोहतास कला के अंदर से गुजरते हुए आगे जाएं। दोस्तों, जेलम से आप टिल्ला जोगियाँ इस सिंघोई के रास्ते से जाएं या रोहतास के रास्ते से, फासला तकरीबन आपको बराबर ही। दोस्तों, रांझे का जो वाक़या है या ये रांझे की ज़िंदगी है, दस्तयाब शवाहिद में से देखा जाए तो आज से कोई 550 साल पहले की बात है। आप तख्त हज़ारा के लोगों से बात सुन चुके हैं रांझा के बारे में। आज इस सफ़र के दौरान लोगों से बात होगी रांझा ही के बारे में और उस बात में से आप अपना नतीजा जो है वो निकालेंगे कि इस अरसे में कितनी तब्दीली आई है। नाज़रीन, ये है सिंघोई चौक और हमने मुड़ना है यहाँ से सीधे हाथ। ये जो रास्ता जाता है इस पे काफ़ी सफ़र करेंगे, तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर, और जो जेलम है वो रह जाता है पीछे। और ये जो साइड आप देख रहे हैं ये जेलम जा रही है रास्ता, और जेलम के अलावा ये जो है लिला, और लिला से हम यहाँ से सीधा सिंघोई। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद या इसके अलावा दीगर दोस्त जो वीडियोस अपलोड करते हैं टिल्ला जोगियाँ के हवाले से, उनसे गुजारिश ये है कि ये वीडियोस देख के आप लोग एकदम से ये फ़ैसला ना कर लें कि आप लोग भी टिल्ला पहुँचें और टिल्ला को एंजॉय करें। ये इंतहाई मुश्किल सफ़र है और काफ़ी हद तक ख़तरनाक भी है। किस तरह ख़तरनाक है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, ये सफ़र जो है इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी जो फ़ासला है वो माजी में तो पैदल करना पड़ता था। अभी आप लोग अपनी सवारी पे सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो हल्के कैलिबर की गाड़ियाँ हैं या बाइक्स हैं वो आपको बिल्कुल लेके टिल्ला नहीं पहुंच पाएंगी। दोस्तों, ख़तरनाक इस हवाले से है कि टिल्ला जोगियाँ का जो पहाड़ है ये 25,000 एकड़ के घने जंगल के बिल्कुल दरमियान में है और इस 25,000 एकड़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर मौजूद हैं। दूसरी जो ख़तरे की बात है वो यह है कि अगर आपकी बाइक, आपकी गाड़ी इस एरिया में ख़राब हो जाती है तो कम अज़ कम भी आपको जो मिस्त्री अवेलेबल हैं वो रोहतास से आगे दीना में या फिर इस साइड पे यहाँ सिंघोई में दरमियान का जो इलाका है उसमें मोबाइल सर्विस भी बहुत कम होती है और दीगर जो सर्विसेज हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी बहुत कम हैं, और मिस्त्री का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। और एक और चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है वो है यहाँ का मौसम। अगर आप इस एरिया में आए हुए हैं और मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर कीचड़ में लथपथ ही होकर निकलेंगे। आप इस एरिया में आए हुए हैं सिंघोई से लेके टिल्ला जोगियाँ टॉप और टिल्ला जोगियाँ टॉप से लेके दीना के दरमियान में किसी किस्म का कोई फ्यूल फिलिंग स्टेशन नहीं है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता कहीं इमरजेंसी पैदा हो जाती है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल ज़ाया हो जाता है, गैस ज़ाया हो जाती है, तो फिर ना तो पेट्रोल पंप है और ना ही आपकी गाड़ी को रिकवर करने के लिए कोई फौरी तौर पे बंदोबस्त है। नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ संघोई से कोई 15 किलोमीटर मगरब की तरफ और मेरे साथ इस वक्त हैं फरमान साहब। फरमान साहब मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि यहाँ से अभी तक जो टिल्ला है वो किस सिमत पे है और कितना दूर है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये गांव चकमहमदा है। चकमहमदा से आगे लिंक जा रहा है ऊन वाला, उधर तक तो पक्की रोड है। आगे जो है वो तकरीबन
10-15 मिनट की मुसाफत पे ये मोटरसाइकिल यहाँ से ऊन अम्बाला तक कितना फासला है? तकरीबन 7 किलोमीटर है। नाज़रीन, ये जो फरमान साहब के पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये और एक आपको नज़र आ रहा है ये बिजली का खंभा जो है, ये पोल, ये वाला, ये पहाड़ जो है इसके ऊपर जो टॉप है ये है रांझा साहब का टिल्ला। शुक्रिया फरमान साहब। इस वक्त है मुनीर हुसैन साहब। मुनीर हुसैन साहब, आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? की उम्र उसी को 60 ने करीब टुर गई है। मुनीर साहब, ये जो टिल्ला जोगियां में रांझा का कोई मामला मंसूब किया जाता है, जी आप चूँकि यहाँ के मकामी हैं, आपके वालिदैन आपको क्या बताते हुए गए हैं कि ये क्या चक्कर था, क्या मामला था? रंजा आशिक था रांझा आशिक था? जी, आशिक हाँ हाँ, हीर के चक्कर में था। हीर के चक्कर में था, आशिक था, पक्का अच्छा, आशिक। पक्का आशिक था। जब उसने कान पड़वाए न, जी जी। अभी उधर एक पत्थर है बड़ा सारा हाँ, यहाँ टिल्ला में। टिला में, ठीक है। सड़क के नीचे किनारे थे ये, अच्छा। उसके ऊपर बैठ के कान पड़वाए। अभी भी उसके खून के कतरे जो है ना, जी जी, अभी भी वो उसी तरह हैं, ताज़े हैं। ताज़े हैं, सुरख हैं। अच्छा अच्छा, जी बड़ी मेहरबानी जनाब, ज़बरदस्त। जी। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं इस वक्त जा रहा हूँ टिल्ला जोगियाँ। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ पे जाना है। अभी तकरीबन कोई 15 किलोमीटर, कितना दूर है जी यहाँ से टिल्ला जो है? तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है। अभी यहाँ से 4 घंटे का। और ये किस गांव में हम लोग? ये हून गांव में है। और हून गांव से आगे 4 घंटे का फासला भी बाकी है। जनाब, आपका नाम क्या है? मजलूम। अच्छा, तो आप हैं मज़लूम। नाजरीन, ये देख लें, ये चरवाहे हैं यहाँ पे, ये अपने कुछ जानवर चरा रहे हैं और ये हैं मज़लूम। मज़लूम साहब, ये रांझा साहब का क्या चक्कर था जो यहाँ पे आया था? उसने पांचा लगाए। पांचा? जी, आप हाथ इधर पानी अगली उधर पड़ी में लगाए। पड़ी पे लगाए? जी। नहीं तो उसका चक्कर क्या था रांझे का? ये चक्कर असरी हो तो पहले है। साढ़े होश तो पहले था? जी नहीं यार, कुछ तो दस ना। नहीं साड़ा नाम क्या है जी? खालिद महमूद। खालिद महमूद, तुसी दसो के चक्कर है रांझे दा? कुछ असां भी पता नहीं है। नहीं ना, यही नहीं हुण गल लुकायो नहीं ना। लुकाने दी गल नहीं। हाँ नहीं तो के सुनिया के अपने वड वडेरिया तो? असां नहीं सुनिया, इतना ये टिल्ला जोगिया ना पिया बस जी। ते राजे जाजे तो कोई नहीं सुनिया? नहीं असां नहीं। तुसी राजा ने कान पड़वाया उथे। उथे जाके राजे कान पड़वाया है? जी। ये रौला के आया उथे कान पड़वाने दा? उथे मशहूरी करने से। नहीं, किस किस्म दी मशहूरी कान पड़वाने दी? कान पड़वाने दी। नहीं तो जो हीर दा के चक्कर है? हून से निकल आया हूँ और अब मैंने जाना है मोगली। और मोगली तक जाने के लिए जो रास्ता है वो तो ठीक है, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मोगली से एक रास्ता नया जो है वो टिल्ला तक जाता है। ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा टिल्ला का पहाड़ है। और ये स्पेसिफ़िक वो जगह है जहाँ पे टिल्ला जोगियाँ जो है, ये पूरे का पूरा पहाड़ चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का सारे का सारा इसका सिस्टम है। नाजरीन, अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो ये हून वो आखिरी गांव है जहाँ पे आप अपनी बाइक और गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इस रास्ते से इस तरफ से आते हुए आपको इस मकाम से आगे पैदल जो है वो पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। नाजरीन, इस हून गांव से लेके टिल्ला जोगियाँ टॉप तक आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा और ये 4 से 5 घंटे आपके लग जाएंगे। लिहाजा एक तो आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए जल्दी आना पड़ेगा, दूसरा आपके पास पानी और खाने का सामान होना चाहिए। नाजरीन, इस हून गांव से मोगली गांव तक कोई 3 किलोमीटर का फ़ासला है, जिसे आप, अगर आपके पास हैवी बाइक है तो आप कर सकते हैं, मगर ये एक कंप्लीट रिस्क है। कुछ रावां भी औखियां ने ते कुछ तुहानू टिल्ले पहुंचण दा शौक भी है। दोस्तों, ये हून से आने वाला रास्ता है और हून से मैं पहुंचा हूँ अब हून मोगली जो जंक्शन है, टी बनती है यहाँ पे।
ये जो साइड है ये जा रही है मोगली की तरफ, और मोगली से आगे पहाड़ पे चढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात वाज़ह करता चलूँ, ये जो टिल्ला है इसको टीला भी कहा जाता है, टिल्ला भी है। और इस टीले के ऊपर पहुंचने के लिए, इस पहाड़ के ऊपर पहुंचने के लिए आपके जिस्म में सिक्कत होनी चाहिए और ताकत होनी चाहिए। पंजाबी में इस चीज़ को जो इज़हार करते हैं वो कहते हैं टिल से। शायद यही वजह है कि इस टिला पे ख़वातीन नहीं आती। अब तक जो भी यहाँ पे आता है वो अपने ज़ोर से आता है, ताकत से आता है, सिक्कत से आता है या टिल से आता है। और अगर किसी में ताकत, सिक्कत, ज़ोर, कैपेसिटी नहीं है तो उसके लिए ये मोगली गांव जो है वो और हून गांव जो है वो इस बात की अलामत है कि वो यहाँ से वापस चला जाए। आगे उसके लिए जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। अगर आप लाजमी प्रोग्राम बना ही चुके हैं कि आपने टिल्ला जोगियाँ पहुँचना ही पहुँचना है, तो कम अज़ कम अपने किसी करीबी दोस्त या अज़ीज़ को ज़रूर बता के आएँ। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश ये है कि वो इस मोगली और हून गांव में ऐसी पोस्टें बनाएं जहाँ पे वो लोग जो हैं अपना जो है इंदराज करवाएं जो टिल्ला टॉप पर जाने के ख्वाहिशमंद हों। इसमें एक तो ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो उनके लिए कोई रिकवरी का बंदोबस्त किया जा सके, या फिर ये है कि पता हो कि ऊपर कितने लोग गए हैं और कितने देर से गए हैं, क्या उनमें से सारे के सारे सही सलामत वापस आ चुके हैं या कोई दरमियान में बीमार तो नहीं हो गया या कोई मसला तो नहीं हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त है अली अकबर। अली अकबर जो है इनका तल्लक है मोगली गांव से। ये सामने मोगली गांव है और टिल्ला जोगियां जब अगर आप सफ़र करते हैं तो ये आखिरी गांव है, इसके बाद आगे टिल्ला जो है वो उसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। अली अकबर साहब मेरे नाजरीन को बताएंगे कि ये जो रांझे का मामला है और ये टिल्ला के साथ उसका जो तल्लक है, ये क्या तल्लक है? वो तो जी बस इश्क है उसन में टिल्ले आ गया। इश्क दे चक्कर जाया सी थे ध्यान के फिर उन्हें कहा ये ना झाड़ियां च इश्क आया। बस फिर उठे अच्छा, कुछ और इश्क किसी और जगह ते आया? नहीं दसो ना कि आया इश्क उसका। बस फिर उसन कोई शौक आई है तो ये तो ਅਸੀਂ ਕੀ आख सकते हैं। ये कोई अंदाज है ने कितनी पुरानी गल है? या काफी पुरानी है, बहुत पुरानी। साढ़े तो पहला नहीं गया। अच्छा, या था नहीं पता वो तो असा तो खाली ये ना हाँ हाँ, का छोड़िया वा थेरा जाती तो एवरिया अच्छा, उसे पड़ी गई थी उधर पर रख दिया के ला छड़िया। हाँ हाँ, आख्या थेरा दे कान पड़वाए था। अच्छा, वो तो कान पड़वाया क्या वो औखा काम है भाई आज की मशूकी ते ही कुआड़ी शाड़ी तक केक रेंदे हो। कबाड़ी डाल के कर रहे हैं जी भाई ए कोई बेरी शेरी डाल के बकरियां के लोग छूंग। अच्छा, बेरी दी जड़ कड्ढण वास्ते जा ए बेरियां शरियां पता है ओदियां तो निक्के जाल छान पकड़ार ते उन्हां नूं। ये कदी वड्डियां शहरां च भी गए हो? या बड़े शहरों में भी ये जड़ी मेट्रो शैट्रो चलदी हो तक्की ने? या मेट्रो तो नहीं देखी जी। हाँ हाँ, अजे तो सुनी है बहन मेट्रो ते लाओ ते वोट शोट पैंदे हो? या वोट पाने आ ये जिन्हां वोट पाउंदे हो जी वो सारे दे सारे लैके इस्लामाबाद या लाहौर क्यों टोर पैंदे साडे कोल वोट? नाजरीन, ये आप देख रहे हैं टिपिकल स्टाइल में है। कुल्हाड़ी इनके पास है, किसान है और ये इनका जो स्मोकिंग स्टाइल है वो है हुक्का इन्होंने उठाया हुआ है। और इससे आगे गांव कोई नहीं है, इससे आगे के रांझे की जो वो टिल्ला जोगियों का है वो ही है। आपसे मिलते हैं टिल्ला पहुंच के। आसमान पर बादल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, और बादल के साथ साथ ये नीचे जो खाई है और उसके बाद पहाड़ जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। ये सारे का सारा बिल्कुल नीम मरी की सूरत हाल बन रही है और यहाँ से ये बिल्कुल टिल्ला जो है उसके बुनियादों के करीब है। हम थोड़ी देर में हम टिल्ला पहुँच जाते हैं। ये रास्ता आपको जो है दिखाना था ताकि आप लोग इस रास्ते को देख सकें। नाजरीन, ये मोड़ है, एक बड़ा ख़तरनाक मोड़ भी है और इस मोड़ को आप यूँ समझें
कि इसके उस पार जो है वो एकदम से गहराई है, और गहराई में दूर तक गांव जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप देखें नीचे तो ये आपको ये नीचे, बहुत नीचे दूर जो है वो गांव नज़र आ रहा है। इस किस्म के लातादाद मोड़ हैं यहाँ पे। आप जंगल भी देख सकते हैं और जंगल के साथ साथ सड़क की हालत जो है वो भी देख सकते हैं। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, हवा की आवाज़ आ रही है। सुबह 7 बजे का सफ़र दिन 2 बजे ख़त्म होता है, तो 3200 फुट ज़मीन से बुलंद टिला जोगियाँ गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में पहुंचता हूं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये रेस्ट हाउस है। यहाँ पे बिजली कोई नहीं है। रास्ता 4x4 गाड़ी के लिए तो बेहतर है, उससे कम वाली गाड़ी जो है उसके लिए अभी तक ठीक नहीं है। काम जारी है, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। नाजरीन, मैं हूँ इस वक्त टिल्ला जोगियाँ टॉप पे। ये अब जोगी कब से कब तक यहाँ पे रहे हैं देखने वाली बात है। जोगियों से पहले ये कंस्ट्रक्शन किस पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो चीज़ आप अभी देख सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, वो ये कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है। नाजरीन, ये कंस्ट्रक्शन का स्टाइल मुस्लिम स्टाइल है। अब अगर तो वो जोगी बनने आया था तो जोगी का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, और जोगी का कंसेप्ट नॉन मुस्लिम्स में से है। तो नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी कंस्ट्रक्शन को इस्लामिक स्टाइल पे किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है टिल्ला जोगियाँ में पहुंचने के बाद। मरहलावार आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ये कोई पानी का तालाब है। माजी में यहाँ पे बारिशों से पानी इकट्ठा किया जाता था। वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो इंट्रेंस है ये जानवरों के लिए है, और जानवर जो हैं वो नीचे जा के इसमें पानी पी सकते थे। माजी में जानवरों के लिए कुएँ या तालाब जो होते थे उसमें जो दाखिला होता था उसका एहतमाम किया जाता था। तो ये जो पत्थर लगे हुए हैं साइडों पे या जिससे ये तालाब बनाया गया है, ये भी काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। जो बात इस पहले वाली कंस्ट्रक्शन से नज़र आती है वो ये आती है कि ये कोई इस्लामिक कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है। बाकी हम देखते हैं कि क्या है। ये पहाड़ी से पानी को तालाब में गिराने के लिए रास्ता बनाया गया है।
ये इसके साथ जानवर बांधने की जगह, ये इसको खुरली कहते हैं, और खुरली के अलावा इसके अंदर दाखिल होने के लिए ये रास्ता है। अब ये गहराई में तो तालाब के बराबर ही है, लेकिन छोटे साइज़ में है। लगता है ये ख़वातीन के नहाने की जगह या ख़वातीन के इस्तेमाल की जगह बनाई गई थी किसी ज़माने में, और ये बिल्कुल स्मॉल सी है, छोटी सी है। साइडों पे इसके कुछ न कुछ किसी ज़माने में लिखने के लिए बनाया गया था। देखते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है या क्या लिखा गया था। तालाब की साइड पे बना ये बोर्ड जो है, इस बात की अलामत है कि इस पर कुछ किसी ज़माने में लिखा गया था जो वक्त के साथ साथ ज़ाया हो गया है या उसको ज़ाया कर दिया गया है। पानी डालने से पहले ये एक छोटा सा तालाब जो है रखा गया है, ताकि पानी यहाँ पे जब बाहर ये पहाड़ियों से ये जो रास्ते हैं पानी के बने हुए, ये आप देख रहे हैं इसके नीचे रास्ता है, वहाँ से जो पानी आता है तो वो बड़े तालाब में जाने से पहले इस छोटे तालाब में रुक जाए। रुकने के बाद उसकी मिट्टी, उसकी मैल जो है वो बैठ जाए, फिर उसको बड़े तालाब का रास्ता दिखाया जाए। ये सीढ़ियों के आसार हैं। इस साइड पे कोई इनका एक्टिविटीज़ या इनकी कोई कंस्ट्रक्शन है जिसकी तरफ ये रास्ता जाता है। पैदल ही जा सकते हैं। पूरा जंगल है और जंगल में बड़े बड़े दरख्त हैं और दरख्तों के अलावा झाड़ियाँ हैं। ये एक साइड पे कोई इमारत है जिसमें कोई रिहायशी कमरे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो इनका स्टाफ था, जो इनके एसोसिएट थे, वो रहते थे और उनके ये कमरे हैं। अब देख रहे हैं अंदर भी इनके सारे पत्थर शत्थर इकट्ठे हुए पड़े हैं। नाज़रीन, इन कमरों के साइज़ भी लगभग इतने ही हैं जितने इस वक्त हमारे आम घरों में कमरों के साइज़ इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक तो ये दीवारें पत्थर की हैं और दूसरा दिलचस्प बात ये है कि ये ईंट जो है ये बिल्कुल जो मैदानी इलाकों में ईंटों का ज़माना है उस ज़माने के हैं, उससे पुराने नहीं हैं। बाकी जो मिसाला लगा हुआ है वो अपना चूना और रोड जो है वो मिक्स होकर जो मिसाला बनता है, ये वो वाला मिसाला है। एक अलग लान है, इसके अंदर चीड़ के बड़े बड़े दरख्त हैं। ये एक चीड़ का दरख्त गिरा हुआ है, बाकी ये सारे के सारे इसके अंदर माजी में कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन रही है जिसके आसार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, ये भी उस बड़े तालाब के अंदर पानी भेजने के लिए पानी को रास्ता दिया गया है। ये आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पे उसका किनारा मौजूद है और इस किनारे के साथ जो है पानी टकरा कर अपना रुख जो है वो कर लेता था तालाब की तरफ। नाजरीन, ये दो इमारतें हैं, गुंबद इनके ऊपर बने हुए हैं और ये या तो अपने वक्त में मकबरे बनाए गए हैं या फिर ये इबादतगाहें बनाई गई हैं। स्टाइल है इनका इस्लामिक कंस्ट्रक्शन स्टाइल है। गुंबद जो हैं, ये वाले गुंबद जो हैं ये इस्लामिक कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ये इसकी अंदर की हालत है, मट्टी इसमें गिर रही है छतों से और सामने इसके जो है वो दिया रखने के लिए। और ये जो है अगर इसका ये दरवाज़ा तस्लीम कर लिया जाए तो इसकी बैक साइड जो है ये छोटी सी मस्जिद का एक मंजर पेश कर रही है। ये दूसरी इमारत है, इसकी भी हालत जो है वो खस्ता हाल है और बड़ी बड़ी दीवारें, पत्थर की दीवारें हैं। अंदर जो है इसकी जो है अगर इसका रुख देखा जाए तो ये भी किबला रुख है और सामने वाली साइड पे किबला है और इंतहाई छोटे साइज़ का ये कमरा मस्जिद का कमरा ही लग रहा है। ये प्लेन ग्राउंड है, बड़े साइज़ का ग्राउंड है और साथ इसके रेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस साथ की गाड़ियों का अड्डा।
इस वक्त एक साहब हैं यहाँ पे, ये भी देखने आए हैं टिल्ला जोगियाँ का जो मामलात है। इनसे बातचीत करते हैं। राजा साहब, आपका नाम? मुजफ्फर रियाज जी। मुजफ्फर रियाज साहब, आप कहाँ से? रियाज। जी, जी। कहाँ से आए हैं आप? जेलम से। अच्छा। जी, जी। तो यूजुअली आप आते हैं या कभी कभार? नहीं, काफ़ी अरसे के बाद। मेरे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या मामला क्या है, रांझे का, टिल्ले का और जोगियों का, ये क्या आपस में इनका लिंक क्या है? जोगी थे यहाँ पर, क्या अपने रहाइश पजीर थे, और रांझे ने आकर यहाँ पर वो एक क्या बताया जी, ट्रेनिंग ली? उसने क्या अपना कान ट्रेनिंग ली? नहीं, ट्रेनिंग तो वो तो क्या अपना तपस्या जो उसने जोग के में काटा। हाँ हाँ। उसमें, लेकिन उसने कान यहाँ पर क्या में किया। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, गुरु नानक ने जब अपनी वो कर रहे थे, क्या कहते हैं उनको, उदासियाँ काट रहे थे। हाँ हाँ। तो उदासी जो एक उस रास्ते से आए थे, वो यहाँ पर उनका काफ़ी अरसा के में अपना पड़ा हो रहा है। उसके बाद वो रतास के पास गए हैं, वहाँ पर उनका अपना मंदिर पास। अच्छा, ये उनकी भी यहाँ पे बैठने उठने की जगह है। बाबा गुरु नानक जो हैं सिखों के जो लीडर हैं। जी जी, उन्होंने 4 क्या में जो उदासियाँ काटी थी, तो उसमें से एक। आप बताएंगे उदासी मीन? सफ़र जो है। अच्छा, सफ़र को उदासी भी कहा जाता है? जी जी, उसको क्या अच्छा कहते हैं जी। सिख जो सिखों की जो लैंग्वेज है, उसके अंदर जो ट्रैवलिंग है, उसको उदासी कहा जाता है। ये जो वो मेरे दोस्त सिख जो पार हैं, इंडिया में हैं या दुनिया में फैले हुए हैं, वो इस बात को जान सकते हैं कि वाकई उदासी उसको कहा जाता है या नहीं। जी जी। हमारे नज़दीक तो जो है वो उदासी जो हम सुनते हैं वही है। तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने वो जन्मभूमि के अंदर हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो यहाँ आने तक कितना ट्रैवल करके आना पड़ा आपको? कितना मुश्किल सफ़र करके आना पड़ा? सफ़र तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बस आ गया इधर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये एक और कम्प्लेक्स है, एक हाउस है टूटा हुआ। इसकी दीवारें भी हैं और दीवारों के सामने ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ पत्थर की हैं, दीवारें पत्थर की हैं। और ये कब से कब तक हुआ है, ये आर्कियोलॉजी का जो महकमा है वो इसमें लगा हुआ है। अगले कुछ अरसे के बाद वो ये बता पाएगा कि ये कितना पुराना है। ये कोई बड़े हॉल की तरह का है। वो काफ़ी पीछे तक, और इस साइड पे भी ये बहुत बड़ा हॉल लग रहा है कोई। और हॉल अब तो अपने असल वजूद में नहीं है, बुनियादें हैं और दीवारें हैं। बाकी सब ज़माना जो है वो इसको अपने साथ ले गया। नाज़रीन, यहाँ पे गाइड कोई नहीं है। आप बिना गाइड के यहाँ पे अगर आते हैं तो इसी तरह जिस तरह मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, आप भी दीवारों से बातें करेंगे। और ये इस वीडियो के ज़रिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे प्रॉपर गाइड जो है वो अरेंज करें, ताकि आने वाले जो हैं वो इस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सके या सही मालूमात ले सकें। ये एक और बिल्डिंग है, दीवारें हैं, और वो सामने ये जो है एक बिल्डिंग है। जाते हैं इसमें देखते हैं क्या गुंबद है ये, और गुंबद के ऊपर भी दरख्त निकला हुआ है। ये एक और हाउस है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और ये रास्ता यहाँ तक बेहतरीन रास्ता उन्होंने किसी ज़माने में बनाया था पत्थरों के साथ, और पत्थरों की जो लाइन लगी है ये इंडिकेट करती है कि इसके अंदर रास्ता है। ये आपको नज़र आ रही हैं सामने दीवारें। ये दीवार, ये दरो दीवार रांझा पता नहीं कहाँ पे। ये सीढ़ियों की हालत है। पानी और जो बारिशों का पानी होता है उसके साथ पानी जब ऊपर से ट्रैवल करता है तो वो पत्थर अपने साथ बहा के ले जाता है। तो यही कुछ हुआ यहाँ पे इन सीढ़ियों के साथ भी। ये एक बरगद का दरख्त है
और बरगद का दरख्त जो है अगर इस साइज़ में हो तो इसके तने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 200 साल पुराना है। अब ये खुदा मालूम कि 200 साल से ज़्यादा है ये या 200 साल पुराना है। नाज़रीन, इस हाउस की कुछ चीज़ें बाकी हैं, आप देख रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो टूट चुकी हैं, अपने आप को कायम नहीं रख सकी। ये नहीं मालूम कि इसके अंदर उस ज़माने में क्या हो रहा था या क्या नहीं हो रहा था। ये इसका सदर दरवाज़ा, और इस सदर दरवाज़े में से दाखिल होते हैं तो एक ये उल्टे हाथ पे कमरा है, आप देख रहे हैं, और ये इसकी दीवार की चौड़ाई को आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी दीवार की चौड़ाई है। और यहाँ पे ये डाट अभी बाकी है, बाकी इसका जो सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। ये इसकी डाट जो है बाकी है, दीवारें कुछ बाकी हैं, अंदर से इसको प्रॉपर प्लस्तर किया गया था। प्लस्तर करने के बाद इसको फिनिश किया गया था, इसकी डेकोरेशन की गई थी। जो इसके अंदर मटेरियल है ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अगली इमारत जो है ये फिर पत्थर की है, और ये यहाँ से लगता है कि इसके ऊपर कभी ड्योढ़ी के टाइप या ड्योढ़ी का छत था। ये अगर इस इमारत को इस साइड से देखें तो ये मल्टी डोर कोई बरामदा टाइप है। ये साइड पे अब इसको बंद कर दिया गया है सिर्फ इसके डेंजरस होने की वजह से, और साथ ही एक और ये कोई इमारत है। अब इनके दरवाज़े जो हैं वो अपनी डाट्स की वजह से बचे हुए हैं, बाकी जो इनकी दीवारें हैं, पत्थर जो हैं वो सिरक कर ख़त्म हो चुके हैं, उनके निशान जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं कुछ चीज़ों पे अपने जो कमेंट्स हैं वो दूंगा। एक तो ये है कि कुछ हवालों से बात की जाती है कि यहाँ पे क्या मैं पाकिस्तान के टाइम पे, यानी आज से कुछ 70 साल पहले या 73-74 साल हो रहे हैं, और 1 लाख के करीब लोग क़याम पज़ीर थे। नाज़रीन, मैं समझता हूँ ये मुबालगा आराई है। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग क़याम पज़ीर थे या उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम था, तो इन 70 सालों में ऐसे तो बुज़ुर्ग और बूढ़े जो हैं वो ज़रूर होंगे जिन्होंने वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे आना जाना आमदोरफ़्त देखी हो, मगर ऐसी कोई चीज़ जो है वो किसी ने कबूल नहीं की। तो होंगे कुछ, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि अगर डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे आके गर्मियों में रहता रहा है तो वो उसकी डिप्टी कमिश्नर की मजबूरी और परेशानी का आलम आप अंदाज़ा कर लें कि वो अपनी आला इंतज़ामिया से कितना तंग था, जो आज से कोई 100 साल पहले अपनी आला इंतज़ामिया से जान छुड़ाने के लिए इस जंगल में आके पनाह गुज़ीन होता था। तो मेरा ख़्याल में कभी कभार कोई विज़िट पे तो आया होगा, लेकिन यहाँ पे क़याम करना किसी के बस में नहीं था, ना ही कोई यहाँ पे दफ्तर वगैरह लगा के बैठा रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा अपने उन तमाम नाज़रीन के लिए जो माज़ी की तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि मजबूरी इस वक्त तक ये है, हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे जो नॉलेज का ज़रिया है वो पै दर पै तब्दील होता रहा है। जब तक यहाँ पे मुसलमान आए हैं तब से ऑनवर्ड कभी फ़ारसी, कभी अरबी, कभी उर्दू, ये मीडियम रहे हैं। और उससे पहले संस्कृत अगर किसी ने पढ़ी है तो मेरे ख़्याल में वो ब्राह्मण तक ही रह गई थी। ब्राह्मण से नीचे वालों के तो कान फाड़ दिए जाते थे, शीशा मिला दिया जाता था उनमें। तो नॉलेज जो है वो अगर किसी किताब में है तो मसलन उसको कैसे रिलाई करेंगे। ब्राह्मण ने लिखा है तो वो उसने अपनी सोच से, अपने फ़ायदे के, अपने करीब की चीज़ें लिखी हैं। जो नीचे वाले लोग हैं, शूदर हैं या इस किस्म के, उन्होंने तो कभी इल्म की तरफ कदम नहीं बढ़ाया।
इस तरफ की बात यह है कि हमारे इस वक्त तक पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो आपका जो हिंदूज़ का जो लिटरेचर है वो आप लोगों की अपनी लैंग्वेज में है, उसका यहाँ पे पहले बात तो ये है कि दस्तयाब नहीं है। दस्तयाब है तो उसको हम जो है उसका इज़हार नहीं कर पाते, पढ़ जो नहीं पाते। तो इस्लामिक जो हमारा स्टाइल है, जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, उसके अंदर जो है इन चीज़ों को कोई ख़ास वो नहीं दी गई और ना ही इनके बारे में। तो ये चीज़ जो है ये मजबूर करती है किसी भी बंदे को कि वो किस पे रिलाय करे, किस पे रिलाय ना करे। तो लिहाजा इन पे एतबार करना मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती है। और बाकी आप लोगों के अपने अकायद हैं, आप लोग अपने तरीके से इसको देख सकते हैं। मैं इसलिए इन हवालों में नहीं पढ़ता। रही बात रांझा की, तो रांझा जो कि यहाँ का नेटिव है और यहाँ से कोई 150 किलोमीटर दूर उसका गांव है और यहाँ से कोई 250 किलोमीटर झंग है और यहाँ से कोई 300 किलोमीटर के करीब खेड़ा का जो गांव है रंगपुर वो है। तो उसको डिस्कस करना और उसके बारे में यहाँ से लोगों से पूछना जानना ये चूँकि रेलेवेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो ज़िंदा लोग मौजूद हैं उनसे पूछने की कोशिश की है। बट उनके पास क्या है कुछ है वो आप सुन चुके हैं। हाउस है, इसके अंदर आप देखें तो ये जो कुछ जगहों पे बताया जाता है कि कोई एक कमरा बाबा फ़रीद का है, ये जो है ये बाबा फ़रीद से मंसूब किया गया, वो जो है लाल शहबाज़ कलंदर से, और इसी तरह दो बुज़ुर्ग और हैं जिनसे ये मंसूब किए गए। खुदा मालूम इनमें कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जो स्टाइल है इसका वो इनके जो गुंबद हैं, ये सारे के सारे गुंबद, एक जो मिथ है या एक जो स्टोरी है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि ये जो बड़े जोगी थे उन्होंने जब ये हाउस बनवाया तो वो खैर सगाली के लिए, भाईचारे के लिए इनके साथ ये गेस्ट हाउस बनवाए और ये गेस्ट हाउस मंसूब किए गए जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे अपने वक्तों में उनके नाम पे। तो ये इसमें कितनी हकीकत है कितनी सदाकत है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो बिल्डिंग है ये टिल्ला जोगियाँ की मरकज़ी बिल्डिंग है और इसमें इसका जो स्टाइल है ये मुस्लिम्स के करीब नहीं है, क्योंकि मुस्लिम्स जो होते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, उसको हटा दिया गया है। ये नज़र आ रहा है, ये खुदा मालूम कोई कंट्रोवर्सी होगी कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो कुछ ना कुछ किसी ने लिखा, लिखने के बाद उसको दूसरे ने आके ख़त्म कर दिया। ये जो बिल्डिंग है ये है जी टिल्ला जोगियाँ की मरकज़ी बिल्डिंग। इस मरकज़ी बिल्डिंग का जो तल्लक है वो बनता है दीदो रांझा के साथ। दीदो रांझा के लिए कहा जाता है कि वो जब यहाँ आए, यहाँ आने का उनका जो पर्पज़ था वो था जोग हासिल करना। जोग मीन वो अब तो अगर किसी ने मोटरसाइकिल्स की दुकान बनानी है तो वो बना लेता खुद ही, कोई उसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। तो माजी में जो चीज़ आपको करना होती थी उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, उसका एफिलेशन होता था और वो वेरीफाइड होती थी कि ये किसके साथ इसकी एफिलेशन है, ताकि लोग जो हैं वो उससे एतबार करें उस पर। तो यहाँ पे आके जी उन्होंने जो है वो जोगी बनने की इजाज़त मांगी। और जोगी वो बनने के लिए क्यों बेताब हुए, क्या मामला था, इसमें बताया जाता है कि जब हीर जो है उसको ब्याह दिया गया खेड़ों के साथ, तो उस ब्याह जाने के बाद रांझा जो था वो हार मानने वाला नहीं था, उसने अल्टरनेटिव स्टेप उठाया और अल्टरनेटिव स्टेप में वो एक एक्सपर्ट जोगी के तौर पे सामने आया और एक्सपर्ट जोगी की हैसियत से वो रंगपुर खेड़ा पहुंचा। दरमियान के में क्या मामलात हैं ये इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे।
और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को टिल्ला जोगियाँ से इजाज़त दें। उम्मीद है आपको आज का ये सफ़र जो है वो अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मौजू पे।